साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। विश्लेषण से पहले आपसे अपील कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जो अपने को दुनिया की नंबर 1 पार्टी कहती है और यह दंभ भरती है कि उसके 1 करोड़ से अधिक समर्थक और कार्यकर्ता हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, भारत में भी और विदेश में भी। दुनिया की नंबर 1 पार्टी को आज झटके पे झटके लग रहे हैं। संगठन के अंदर झटके, संगठन के बाहर, देश के विभिन्न राज्यों में झटके और अंतर्राष्ट्रीय झटके तो आप देख ही रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार की फजीहत हुई है, भारत की विदेश नीति की कटु आलोचना हुई है, ऑपरेशन सिंदूर को कटघरे में खड़ा किया है इस देश की महिलाओं ने, घर घर सिंदूर पहुंचाने के नाम पर। तो मोदी सरकार या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अनेक संकट खड़े हो गए हैं। इन संकटों से भारतीय जनता पार्टी कैसे निजात पाएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर का संकट यह है कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा जमाना चाहता है। 2 गुजरातियों को बाहर का रास्ता दिखाना चाहता है कि क्योंकि इन 2 गुजरातियों ने जिस तरह से अहंकार और तानाशाही रवैये का पिछले 11 सालों में परिचय दिया है, इन्हें अब और अधिक समय तक आरएसएस नहीं झेल सकता है। इन्हें साइड में लगाने या गुजरात भेजने या मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी संघ कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा संकट तो यह है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं वहां से जो खबरें आ रही हैं, सी वोटर और अन्य सर्वे एजेंसियों के आंकड़े, सर्वे रिपोर्ट आ रही है, वह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में नहीं है। बिहार में जहां अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है, 4 महीने बाकी रह गया है चुनाव, वहां से जो खबर आ रही है, सी वोटर और अन्य सर्वे एजेंसियों की रिपोर्ट आ रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बार बिहार में अपनी सरकार और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे थे। नवंबर 2024 में अमित शाह ने बिहार में घोषणा किया था कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा, चुनाव के बाद चेहरा घोषित होगा। न सिर्फ घोषित होगा बल्कि शपथ भी लेगा। जाहिर है कि नीतीश कुमार को एक बड़ा संकेत दिया गया था कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को चेहरे के रूप में कतई नहीं पेश किया जाएगा मतदाताओं के सामने। उसी समय से नीतीश कुमार के हौसले पस्त हैं और वह मोदी और शाह के इर्द गिर्द आना चाहते हैं बात करने के लिए, चेहरा बनाने के लिए, लेकिन मोदी और शाह उन्हें भाव नहीं दे रहे हैं। कई चक्कर दिल्ली के लगा चुके, लेकिन मोदी और शाह से मुलाकात नहीं हो सकी।
लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा तब नौबत आएगी मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए किसे ना बनाया जाए। यहाँ तो हारने की नौबत आ गई है और जो आंकड़े आ रहे हैं बिहार से उसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक भी आंकड़े नहीं हैं सर्वे एजेंसियों के। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लोग अब नहीं देखना चाहते हैं। अब तेजस्वी यादव का ग्राफ सबसे ज़्यादा हो गया है। बिहार के 43% लोग 43% लोग चाहते हैं कि एक युवा तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बने, रोजगार मुहैया करे जिस तरह से उसने उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख लोगों को युवाओं को नौकरियां दिया था, उसी से उम्मीद की जा रही है और उसी को मुख्यमंत्री के रूप में अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश, पासवान, सम्राट चौधरी सब पीछे हैं। यहां तक कि प्रशांत कुमार जनसुराज पार्टी के स्थापक और लंबे अरसे तक बिहार में पदयात्रा करने वाले वह भी बैक फुट पर आ गए हैं। अगड़ी जातियों में भी उन्हें वोट देने वाले लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या बिहार का चुनाव हारने जा रही है? क्या अमित शाह का सपना अपना मुख्यमंत्री बनाने सम्राट चौधरी या किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाने का सपना ही रह जाएगा? कुछ ऐसा ही लगता है। बिहार के राजनीतिक पर्यवेक्षकों से बातचीत करने के बाद ऐसा ही महसूस होता है। भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस कब्जा जमाना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस ने जिन नामों को भारतीय जनता पार्टी के सामने रखा उसे मोदी और शाह ने खारिज कर दिया, क्योंकि जो नाम आए वह मोदी और शाह के धुर विरोधी हैं। जैसे संजय जोशी का नाम आया जो कि मोदी के कटु आलोचक हैं और 2014 से ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी से अलग थलग कर दिया। संघ ने वसुंधरा राजे का नाम रखा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, इस पर भी नरेंद्र मोदी ने सहमति नहीं दिया। इसी तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवचरण सिंह चौहान मामा जी का नाम संघ ने आगे रखा, जिसे नरेंद्र मोदी और शाह ने सिरे से झटक दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी और शाह ने जिन नामों को रखा अध्यक्ष बनाने के लिए उसे संघ ने नामंजूर कर दिया, क्योंकि संघ नहीं चाहता है कि अब मोदी और शाह के अधीन किसी चाटुकार नेता को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए। संघ के सुझाए नाम पर अगर मोदी और शाह ने आपत्ति दर्ज की है तो संघ ने भी मोदी के द्वारा सुझाए गए नाम, जिसमें कि केशव प्रसाद मौर्य हैं, जिसमें मनोज सिन्हा हैं, जिसमें किसी दलित या पिछड़ी जात की महिला को अध्यक्ष बनाने के लिए पेशकश की गई, जिसे संघ ने स्वीकार नहीं किया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच मतभेद की खाई चौड़ी हो गई है और अब जल्दी से कोई अध्यक्ष नहीं बन पाएगा? जेपी नड्डा जो वर्तमान में कार्यवाहक काम चलाऊ अध्यक्ष हैं, इन्हें एक्सटेंशन पर कई वर्षों से 2021-22 से ही एक्सटेंशन मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी
अध्यक्ष पद पर ये बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की रिवाज रही है कि एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता है, लेकिन जेपी नड्डा ने इस नियम की अवहेलना जिस तरह से किया है, जब बीजेपी अध्यक्ष नियमों की अवहेलना कर सकता है तो बीजेपी के अन्य नेताओं की क्या हालत हो सकती है, आसानी से समझा जा सकता है। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह से मुलाकात किए हैं लगभग 35 मिनट तक। तो क्या योगी आदित्यनाथ की क्लास लगाने के लिए अमित शाह ने मुलाकात किया? क्या योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने के लिए या उन्हें 2027 का विधानसभा चुनाव यूपी का जीतने के लिए कोई मंत्र देने के लिए, परामर्श देने के लिए उन्हें बुलाया गया? लेकिन जानकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ की किरकिरी हो चुकी है और बीबीसी ने जिस तरह से कुंभ में हुई मौतों का भंडाफोड़ किया है और 85 से अधिक मौतें अपने रिपोर्ट में साबित सिद्ध कर दिया है, इससे केंद्रीय नेतृत्व को एक मौका मिल गया है योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए। तो क्या योगी आदित्यनाथ कुर्सी से हटाए जाने वाले हैं? चर्चा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी मोदी और शाह की हिट लिस्ट में आ गए हैं। वैसे वहां पर अस्थाई मुख्यमंत्री कभी नहीं रहा, हर 1, 2 या 3 साल पर बदले जाते रहे हैं मुख्यमंत्री। इसी तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर भी तलवार लटक रही है, उन्हें भी तलब किया गया है दिल्ली दरबार में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोज यादव को भी तलब किया गया है। इन लोगों को क्या संघ की नाराजगी की वजह से तलब किया गया है? क्योंकि यह मोदी और शाह के चरण पूजक मुख्यमंत्री हैं और इन्हें हटाने के लिए संघ बीजेपी के ऊपर दबाव डाल रहा है। ऐसी अटकलें दिल्ली की सियासत में, दिल्ली के गलियारों में चलाई जा रही हैं। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन स्तर पर झटके लग रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय झटके तो लग ही चुके हैं। ट्रंप ने जिस तरह से सीज फायर की घोषणा मोदी की घोषणा से पहले कर दिया और एक बार नहीं दर्जन भर बार उन्होंने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान को व्यापार की धमकी दे करके युद्ध रुकवाया है और भारत और पाकिस्तान को एक नज़रिए से देखते हैं। इससे तमाम सवाल उठ रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को इतनी छूट दे दी है कि वह भारत और पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल करे और युद्ध रुकवाएं? अगर ऐसा होता है तो भारत की संप्रभुता, जी हाँ, संविधान में वर्णित संप्रभुता का क्या होगा? संप्रभुता तो खतरे में पड़ जाएगी और पड़ चुकी है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ट्रंप भी गले की हड्डी बन गए हैं, न उन्हें निगलते बन रहा है और न उन्हें पचाते बन रहा है। ट्रंप को एक भी संदेश ऐसा नहीं दिया गया मोदी की ओर से कि हमारे आंतरिक मामलों में दखल देना बंद कीजिए और हमारे देश के अवैध प्रवासियों को जिस तरह से प्रताड़ित करके बेड़ियों में जकड़ करके हथकड़ियां लगा करके सेना के विमान से भारत भेजा जा रहा है, अभी उसमें रुकावट नहीं आ रही। जी हाँ, पिछले दिनों एक छात्र को, जो भारत का छात्र अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था, उसे अमेरिकी सरकार ने जूतों से कुचला और उसके बाद बेड़ियां लगाकर हथकड़ियां बांधकर सेना के विमान से भारत वापस भेज दिया। भारत के लोग, भारत के बुद्धिजीवी
सोशल मीडिया पर लोग आवाज उठा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के जरिए इस देश को कितना जलील करेंगे, कितना अपमानित कराएंगे। बेड़ियों में जकड़ करके हथकड़ियां लगा करके ट्रंप भेज रहा है, लेकिन ट्रंप को नसीहत नहीं दी जा रही है। उसे 56 इंच का सीना और लाल आंखें नहीं दिखाई जा रही हैं। भारत के साथ आज विश्व समुदाय कट चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी नरेंद्र मोदी सरकार जरूर गिनाती है और पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला बताती है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के साथ भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे कोई भी देश भारत के साथ नहीं खड़े हुए। सब के सब पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। चीन तो पहले से ही पाकिस्तान के साथ खड़ा था और भारत के जितने विमान, राफेल, सुखोई आदि पाकिस्तान ने मार गिराया है, वह चीन के द्वारा दिए गए हथियारों से ही मार गिराया है। तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिका, भारत, पाकिस्तान दोनों की तरफ खड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की ओर ज्यादा रुझान है। रूस पाकिस्तान की तरफ खड़े हैं। दुनिया के सभी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान की तरफ खड़े हैं। भारत अकेला पड़ गया है। भारत की विदेश नीति, कूटनीति कटघरे में आ गई है जब से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले, लड़ाई शुरू होने के पहले हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि वह सावधान हो जाए, हम अटैक करने जा रहे हैं। तो इस देश के लोग, बुद्धिजीवी लोग, समाज सेवी लोग, पत्रकार लोग, गोदी मीडिया की बात हम नहीं कह रहे हैं, भारत के अधिकांश पढ़े लिखे, जागरूक और बुद्धिजीवी लोग एस जयशंकर को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लड़ाई के पहले उन्होंने पाकिस्तान को क्यों सूचित किया कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, और वह देश सावधान हो गया। एक आतंकी देश को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत की जो प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई। 10 मई को ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर कर दिया गया। उम्मीद थी कि पीओके को छीन लिया जाएगा इसी युद्ध के दौरान, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इससे देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खफा हैं। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने जो आंतरिक संकट खड़े हैं, वह संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए जी का जंजाल बन चुके हैं और मोदी और शाह की बादशाहत पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए। अब देखना है कि इन आसन्न संकटों से, इन झटके पर झटकों से मोदी और शाह कैसे निपटते हैं और कैसे तमाम राज्यों में होने वाले चुनाव को जीत सकते हैं, और कैसे नायडू को समझा फुसला सकते हैं। क्योंकि नायडू जो कि एक बैसाखी के रूप में काम कर रहे हैं सरकार चलाने के लिए, वह भी परिसीमन के मुद्दे पर मोदी और शाह से नाराज चल रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू देते हुए परिसीमन के मामले पर अपने गुस्से का इजहार किया, वह गुस्सा नरेंद्र मोदी और शाह के खिलाफ है। जनगणना के बाद परिसीमन का नंबर आएगा और उस परिसीमन में उत्तर भारत के सभी राज्यों में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। थोड़ी बहुत नहीं, आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ही 10 से अधिक सीटें बढ़ाई जाने की उम्मीद है। लेकिन दक्षिण भारत में
सीटें बढ़ाने की बात तो दूर, सीटें कम करने की कुटिल चाल नरेंद्र मोदी और शाह रच रहे हैं, जिससे नायडू बाबू नाराज चल रहे हैं और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नायडू भी एक बड़ी समस्या बन करके खड़े हो गए हैं। अगर नायडू चाह लेंगे तो अकेले ही मोदी सरकार को गिरा सकते हैं। तो अब देखना है कि मोदी और शाह इन तमाम संकटों से, इन तमाम झटकों से कैसे निपटते हैं और कैसे दुनिया की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कायाकल्प कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।